मेरा नाम डॉक्टर संजय जैन है। मैं प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन पीजीआई चंडीगढ़ में काम करता हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और एक बहुत ही बड़ी बीमारी के रूप में उभर के हिंदुस्तान में क्या पूरे संसार में आई है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। वैसे तो इस बीमारी के लक्षण सभी लोगों को पता है, पर एक बारी मैं इन लक्षणों को रिट्रेट करना चाहूँगा कि ये बीमारी के प्रारंभिक या शुरुआत के लक्षण जो हैं वो कॉमनेस्ट फीचर जो होता है वो बुखार होता है। इस मौसम में अगर किसी भी इंसान को बुखार होता है तो पहला जो डायग्नोसिस वो सोचा जाएगा वो कोविड-19 का या कोरोना का ही सोचा जाएगा। तो याद रखिए कि जब भी किसी को कोई बुखार होता है तो पहला जो डायग्नोसिस है वो कोविड-19 बनेगा। इसके सिवा खांसी, बलगम, सांस फूलना, ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। इस बार जबकि ये कोविड वेरिएंट वायरस आया है तो हमने देखा है कि काफ़ी लोगों को पेट की तकलीफ़ें, जिसके अंदर डायरिया लग जाना, पेट में दर्द हो जाना, थोड़ा उल्टी हो जाना या ऐसा उल्टी होने की हरारत होना, ये सिम्टम्स भी कॉमन पाए गए हैं। इसके सिवा बॉडी में काफ़ी कमज़ोरी आ जाना, चल ना पाना, शरीर में दर्द होना, ये बीमारी के और दूसरे लक्षण हैं। कुछ लोगों को जो लेस देन 10% होते हैं उनके अंदर नाक की तकलीफ़ें, जैसे छींक आना, बार बार छींके आना, बार बार नाक से पानी बहना, पर ये सिम्टम्स यूजुअली, या गला ख़राब होना, ये सिम्टम्स अनकॉमन होते हैं, पर ये नहीं कि ये सिम्टम्स को भी हम इग्नोर कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर इंसान अपने आप को ठीक नहीं महसूस कर पा रहा और सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं तो मेरी आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि अपना जाइए और अस्पताल में या किसी क्लिनिक में जाके अपना RT-PCR का टेस्ट करें। देखिए, कोरोना पॉजिटिव होने का मतलब है कि उसका RT-PCR पॉजिटिव है। इससे पहले उसको एक किसी भी मरीज़ से जो एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उसका एक्सपोजर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसान से इंसान में ही फैलता है। और अभी कुछ डाटा आ रहा है कि शायद पेट से भी हो, पर ये बहुत ही अनकॉमन सी सिचुएशन है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान से इंसान का फैलना, तो यानी उसको इंसान से ही कोरोना लगा है। यूजुअली ये 48 आवर्स से लेकर 14 दिन तक होता है। यूजुअली जो टाइम है, जो पीक टाइम है, वो 5 से 7 दिन है। यानी अगर किसी मरीज़ जो दूसरे मरीज़ के संपर्क में आया है जो कोविड पॉजिटिव का था, तो उसे आइडियली बिटवीन 5th to 7th डे टेस्ट कराना चाहिए। पर अगर मान लीजिए उसे सिम्टम्स 5 दिन से जल्दी आते हैं, तब वो उसके बीच में भी टेस्ट करा सकता है। इसलिए मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, अगर उसे कभी भी सिम्टम्स आए उस टाइम कराना चाहिए, या आइडियली बिटवीन 5th to 7th डे ऑफ कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद अ कोविड पॉजिटिव पेशेंट उसे करना चाहिए। देखिएगा, आज की ज़िंदगी में, इस महामारी में अगर कोई मंत्र है तो वो ये 3-4 मंत्र ही हैं। जो आपके हाथ में है वो ये 3 चीज़ें हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मास्क पहनना, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग और तीसरा आपका अपना सैनिटाइजेशन। इसके सिवा एक और फैक्टर है, वो है वैक्सीनेशन। प्लीज़ ये मत भूल जाइए कि हम इस महामारी पे वैक्सीनेशन के थ्रू ही शायद हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। पर वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप इन चीज़ों को भूल जाएं। वैक्सीनेशन होने के बावजूद इंसानों में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है, जो बहुत ही कम है, जो बिटवीन 1.5 to 1.6% पेशेंट्स में जिनको 2 वैक्सीन लग गई और 15 से 20 दिन गुजर चुके हैं, सिर्फ 1% ऑफ पेशेंट्स को ही ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। और ये इन्फेक्शन का रेट तभी कम होगा यदि आप ये तीनों चीज़ें, जिसमें मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना और सैनिटाइजेशन करना, इसको मानेंगे। प्लीज़ मानिए कि ये वैक्सीन फेलियर नहीं, ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है। बड़ा सिंपल सा बात है कि जितना आपका कम एक्सपोजर होगा उतना ही आपको चांसेस कम। देखिएगा, बात यह है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हर काम जो है दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है। यदि मैं यहाँ से दिल्ली जाता हूँ या कहीं और जाता हूँ, 99.99% चांस है कि मैं बिल्कुल सेफली, चाहे कोई भी मैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट करूँ, चाहे मैं गाड़ी में जाऊँ, चाहे मैं बैलगाड़ी में जाऊँ, चाहे मैं हवाई जहाज में जाऊँ, मैं सेफली पहुँच जाऊँगा। और ये हमारे रोज़ की बात है। रोज़ हम खाना खाते हैं, रोज़ हम पानी पीते हैं और हमें कुछ नहीं होता। पर इसका ये मतलब नहीं है कि तकलीफ़ नहीं होती। जो बेनिफिट्स हैं वैक्सीनेशन के वो बहुत बहुत ज़्यादा हैं।
प्लीज़ याद रखिएगा कि लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ हैं उससे ज़्यादा डर कोविड से है। तो कोविड से बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अस्त्र है और हमारे पास प्लीज़ याद रखिए कि यही एक अस्त्र है इस टाइम पर। इसके सिवा हमारे पास और कुछ चीज़ नहीं है। पर वैक्सीन लगने के बावजूद प्लीज़ रिमेंबर कि हम जो ये तीनों चीज़ें हैं, हमारी फिजिकल डिस्टेंसिंग, हमारा मास्क और सैनिटाइजेशन, ये भी फिर भी चलेगा। ये हमें एक शक्ति देता है, एक हमारा एक कवच है और इस कवच को हमें भूलना नहीं है। हमें जो सरकारी हिसाब से दोनों डोजेज़ लगवानी हैं वो लगवाइए। ये इमटेरियल है कि आपको कौन सी वैक्सीन मिलती है। 2% 4% कम या ज़्यादा हो जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने आप वैक्सीन लगवाइए। और जहाँ तक रिस्क का सवाल है, वो एक बहुत मिनिमल और एक बहुत ही मिनिस्क्यूल, जिसे कहते हैं छोटी क्वांटिटी का है, जो एक बड़ी नॉर्मल फिनोमेना। ये ब्लैक फंगस और ये जो रंग का नाम है, ये बेसिकली उसके जो माइसीलिया या जो उसके आप स्ट्रक्चर है उसके बेस पर है। और ये ब्लैक फंगस इसलिए कहा जाता है कि ये म्यूकरमाइकोसिस है। ये म्यूकरमाइकोसिस बेसिकली नसों में घुस जाता है, खून की नसों में, और जब भी कोई चीज़ खून की नसों को बंद कर देती है तो उसका जो एरिया है वो डैमेज हो जाता है और डैमेज एरिया काला नज़र आता है। इसीलिए इसका नाम काला फंगस शायद लोग इसलिए कहते हैं। और ये एसेंशियली ये नहीं है कि ये कोई नई बीमारी है, ये बीमारी पहले भी थी। ये पहले बीमारी डायबिटीज़ के लोग जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती थी, जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जाते थे, जिन पेशेंट को किडनी फेलियर की डिजीज़ होती थी या जो कैंसर के मरीज होते थे, उनमें ये पाई जाती थी। पर इसका जो संभावना थी वो बहुत ही कम थी। हम पीजीआई में तकरीबन अबाउट 10 से 20 के मरीज पर साल देखते थे। पर अब जब से ये कोविड हुआ है तब से ये बीमारी एक और नया अपना महामारी के रूप में आई है। और ये इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसके अंदर कॉमनेस्ट फैक्टर जो है वो शुगर का होना या डायबिटीज़ का होना है। वो किसी मरीज़ जो डायबिटिक हो खुद हो सकता है, प्लस अगर उसको किसी ने स्टेरॉयड दिया है जो नाजायज़ है या उसको ज़्यादा डोज में लिया है या खुद लिया है। दूसरा फैक्टर ये है। तीसरा फैक्टर जैसे मैंने बताया, जो पेशेंट किडनी डिजीज़ के हैं या कैंसर के हैं। और कोविड अपने आप में जो हमारे शरीर को फाइट करने वाले सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स, उनको वो मारता है। तो उससे भी आदमी प्रीडिस्पोज हो जाता है इस काले फंगस को प्राप्त करने में। और ये जो काला फंगस होता है ये बेसिकली हमारे साइनसेस, हमारी आँख, हमारे ब्रेन, हमारे लंग्स और हमारे पेट या इंटेस्टाइन की एरिया को इन्वॉल्व करता है। तो ये जो काला फंगस है ये कॉमन इसकी मैनिफेस्टेशंस होती हैं हमारी नाक के पास या हमारे साइनसेस के पास। जो फेस का एरिया होता है वहाँ पे पेन होती है, नाक से पानी आने लगता है, उसमें खून बहना शुरू हो जाता है। जो दांत होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, वो निकलने शुरू हो जाते हैं, जौ में दर्द होना लग जाता है। और अगर ये आँख में चला जाए तो आँख सूजी नज़र आती है, लाल नज़र आती है, दर्द होता है। और अगर ब्रेन में चला जाए तो आदमी को दौरे भी पड़ जाते हैं। देखिए, दो शब्द होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, एक होता है क्वारंटाइन और एक होता है आइसोलेशन। इन दोनों जो मेडिकली है, इन दोनों शब्दों में डिफरेंस है। क्वारंटाइन हम एक नॉर्मल आदमी जिसको कोविड-19 नहीं हुआ है और वो घर में अकेला बैठा है उसको क्वारंटाइन कहते हैं। आइसोलेशन का मतलब है कि उसको कोविड-19 की बीमारी हुई। दोनों में इंसान को अकेले ही कमरे में रहना पड़ता है। उस कमरे में मान लीजिए कमरे छोटे हैं या घर में 2 या 3 कोविड के मरीज़ हो गए हैं तो 2 मरीज़ जो एक डिस्टेंस रख के 6 फीट का दो मरीज़ रह सकते हैं। पर उन दोनों मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो घर में अपना हर टाइम मास्क लगा के रखें। मास्क जो है वो ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क हो। 6 घंटे या 8 घंटे के बाद वो मास्क को उसको चेंज करना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए उसके पास N95 मास्क है तो वो बेस्ट मास्क है, पर वो थोड़ा महंगा होता है। तो हम एक नॉर्मल आदमी के लिए ट्रिपल सर्जिकल लेयर मास्क हम उसको कहते हैं कि जब वो आइसोलेशन में हो तब वो रखे। क्वारंटाइन में हो तब या तो वो अकेला रहे जहाँ पे उसको शायद मास्क की ज़रूरत नहीं है। पर अगर मान लीजिए उसे छींक आती है, उसे छींकें लग रही हैं या उसे बुखार के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, उस सिचुएशन में वो मास्क लगा के रखे। जहाँ तक उसका खाने पीने का सवाल है, उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम जो है वो अलग से होना चाहिए। उसके बर्तन अलग से होने चाहिए, धुलने अलग से चाहिए, कपड़े जो हैं वो अलग से धुलने चाहिए। और उस मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है मानसिक संतुलन रखना, क्योंकि जब मरीज़ अकेला होता है या कोई भी इंसान अकेला कमरे में 10 या 14 दिन या 17 दिन उसको रहना पड़ जाए तो उसके काफ़ी उसके शरीर पे, उसके दिमाग पे असर पड़ता है। और इसके लिए उसको थोड़ी यौगिक एक्सरसाइजेस, थोड़ा उसको टहलकदमी करना, थोड़े उसको अपने
दिमाग को शांत रखना और थोड़ा सा सोशल नेटवर्क में रहना, वो अपने वीडियो कॉलिंग से या अपने सेल फोन से रह सकता है। थोड़ी किताबें पढ़े और हर टाइम वो गूगल ना करे कि हर टाइम वो सिर्फ कोविड की ही बीमारी को गूगल कर रहा है। वो बार बार पढ़ के भी ये गलत इन्फॉर्मेशन लेके भी दिमाग में गलत बातें घुस जाती। देखिएगा, इससे कोई बेटर शब्द नहीं ही है कि बचाव में ही बचाव है। जैसे मैंने बोला, सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है वैक्सीनेशन। दूसरी बात है आपका मास्क लगाना। जब भी आप बाहर जाएं, मार्केट में जाएं, लोगों से मिलने का उम्मीद है, पहले तो कोशिश करें कि जब तक बहुत ज़रूरी है बाहर, घर से बाहर निकले ही ना, जब तक बहुत ही ज़्यादा असेंशियल ना। पर मान लीजिए अगर बाहर निकलना भी पड़ता है, घर की रोज़मर्रा की आपको सामान लाना है या कुछ करना है, तो सबसे पहले आप मास्क लगा के जाएँ, डिस्टेंसिंग रखें और कोशिश करें कि बाकी जो लोग जो दुकान में जा रहे हैं वहाँ पर भी सबने अपना सैनिटाइज़ किया हुआ है और दुकान में इतना डिस्टेंस मेंटेन्ड है कि कम से कम आपको, जैसे मैंने बोला, कि कोरोना आने की चांसेस ना हो। और तो यही फैक्टर हैं जो हमें कोरोना से बचाएगा और हम इस महामारी पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। देखिएगा, तीसरी लहर, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये शायद आएगी ही। अब ये कितनी तेज़ी से आएगी और कितने लोगों को इन्वॉल्व करेगी, ये सब हम पर आधारित है। ये सब हम पे आधारित है कि हम अपनी वैक्सीनेशन कैसे कराते हैं और अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम कैसे करते हैं। यदि हमने इसमें अपनी ढील बरती या हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया, कहने का मतलब है कि हमने मास्क नहीं पहना, हमने डिस्टेंसिंग नहीं रखी, तो वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी ये तीसरी लहर आएगी। तो इसलिए अगर हमें इस लहर से बचना है तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना ही है। जहाँ तक रही बात कि इस तीसरी लहर में बच्चे इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे, हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। हमें इसके लिए आईसीयू के बेड्स, हमारी ऑक्सीजन, हमारी नेसेसरी दवाइयाँ, ये सब पूरी होनी चाहिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता ये बीमारी अगर मान लीजिए आती भी है तो हमें इसके लड़ने के लिए तैयार हो। देखिएगा, सबसे पहली बात है कि हमें कोविड को लड़ाई करते हुए हमें 1.25 साल हो गया, तो कम से कम हमें अपने मन से जो भ्रांतियां हैं वो निकाल देनी चाहिए। कोविड से डरना नहीं है, कोविड से हमें लड़ाई करनी है। जैसे ज़िंदगी में और तकलीफ़ें आती हैं, हर तकलीफ़ आती है और चली जाती है, उसी तरह मेरा पक्का विश्वास है कि ये बीमारी भी एक दिन चली जाएगी। इसके लिए हमें अपने तन, मन, धन और दिमाग को शांत रखकर और सबको मिलकर इस लड़ाई के अगेंस्ट हमें अपना योगदान देना है। और वो योगदान किस भांति होना है, मैं दोबारा रिपीट करूँगा। उसके अंदर हमें मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है और अपना हाइजीन करना है। और हमें ये प्रण लेना है कि हम सब लोग आज ही जाकर अपनी वैक्सीन और या वैक्सीनेशन कराएंगे। धन्यवाद।